नमस्कार। आज हम बात करेंगे जगदीश चंद्र माथुर के एक बहुत ही मशहूर और मजेदार नाटक की, जो हंसाते हंसाते समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने रख देता है। नाटक का नाम है रीढ़ की हड्डी। ये एक ऐसी कहानी है ना, जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी उस जमाने में थी। तो चलिए इसके किरदारों और उनकी सोच की परतों को एक एक करके खोलते हैं। पूरी कहानी का जो सार है वो बस इसी एक सवाल में छिपा हुआ है कि शादी आखिर है क्या, एक साझेदारी या फिर कोई सौदा। और यही सवाल है जो पूरे नाटक में बार बार गूंजता रहता है। तो कहानी शुरू होती है राम स्वरूप जी के घर से, जहां जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं एक बहुत ही खास मेहमान नवाजी के लिए। घर के माहौल में ना एक अजीब सी हड़बड़ी और टेंशन महसूस की जा सकती है। एक तरफ तो राम स्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा आने वाले मेहमानों के लिए सब कुछ ठीक करने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ है उनकी बेटी उमा, जो इस पूरे तामझाम और दिखावे का हिस्सा बनने से साफ मना कर रही है। वो इस सिचुएशन से बहुत दुखी है। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। देखिए, एक अच्छा रिश्ता मिल जाए, बस इसके लिए उमा के माँ बाप उसकी सबसे बड़ी खूबी यानी उसकी बीए की डिग्री को छिपाने के लिए तैयार हैं। और मजे की बात तो ये है कि लड़के वाले खुद तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहू चाहिए सिर्फ मैट्रिक पास। तो भाई अब घर में मेहमानों की एंट्री होती है। एक है गोपाल प्रसाद, लड़के के रूपदार पिता, और दूसरा है उनका बेटा शंकर, जिसकी कमर ना थोड़ी झुकी हुई है। उसका ये झुका हुआ पोस्चर कहानी में आगे चलकर बहुत बड़ा सिंबल बनने वाला है। गोपाल प्रसाद आते ही अपनी सोच साफ कर देते हैं। वो शादी की बातचीत को सीधे सीधे बिजनेस का नाम देते हैं। मतलब साफ है, उनके लिए ये कोई दिलों का रिश्ता नहीं बल्कि एक बिजनेस डील है। उनकी शर्त एकदम क्लियर है, भाई हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। उनके हिसाब से पढ़ी लिखी लड़कियों के नखरे बहुत होते हैं। उन्हें घर चलाने वाली एक बहू चाहिए, अपने विचार रखने वाली मेम साहब नहीं। और यहाँ उनका डबल स्टैंडर्ड देखिए। वो मानते हैं कि पढ़ना लिखना और काबिल बनना तो सिर्फ मर्दों का काम है। अगर औरतें भी यही सब करने लगी तो फिर घर गृहस्थी का क्या होगा, वो तो चौपट हो जाएगी। अब उमा को कमरे में बुलाया जाता है। वो हाथ में पान की ट्रे लिए गर्दन झुकाए हुए अंदर आती है। सीन कुछ ऐसा लगता है मानो किसी प्रोडक्ट को नुमाइश के लिए लाया गया हो। और जैसे ही उमा का चेहरा ऊपर उठता है ना, बाप बेटे दोनों की नजर उसके चश्मे पर पड़ती है और वो एक साथ चौंक कर चिल्लाते हैं, चश्मा। उनके लिए चश्मा मतलब पढ़ाई लिखाई। अब इस शक को दूर करने के लिए बेचारे रामस्वरूप को फौरन एक झूठ बोलना पड़ता है। इसके बाद शुरू होता है उमा का इंस्पेक्शन। उसकी चाल ढाल कैसी है, चेहरे की छवि कैसी है, गाना गा सकती है या नहीं, पेंटिंग और सिलाई कढ़ाई आती है या नहीं, सब कुछ परखा जाता है। बिल्कुल एक चेकलिस्ट की तरह, जैसे बाजार से कोई सामान खरीद रहे हों। इस पूरी जांच पड़ताल में, इस पूरे इंस्पेक्शन में एक चीज है जो कभी नहीं पूछी गई, और वो थी उमा की अपनी राय। उसकी पसंद नापसंद, उसके विचार जैसे कोई मायने ही नहीं रखते थे। अब गोपाल प्रसाद उमा की खामोशी से थोड़ा चिढ़ जाते हैं और जोर देकर कहते हैं कि इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। और बस यहीं से कहानी का पासा पलट जाता है। उमा आखिरकार बोलती है और उसकी आवाज में एक गजब की मजबूती होती है। वो कहती है कि जब कुर्सी या मेज बिकती है तो दुकानदार उससे कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना अपनी इस एक लाइन से वो उनके पूरे दिखावे का पर्दाफाश कर देती है। जब गोपाल प्रसाद उसे बदतमीज कहते हैं तो उमा अपमानित महसूस करने की बजाय बात का रुख सीधा लड़के यानी शंकर की तरफ मोड़ देती है और उसके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा देती है। वो भरी महफिल में पूछती है, जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों घूम रहे थे। वो बताती है कि कैसे उसे वहां से बेइज्जत करके भगाया गया था और कैसे उसे जान बचाने के लिए एक नौकरानी के पैरों तक में गिरना पड़ा था। अब उमा अपनी शिक्षा को छिपाती नहीं बल्कि उसे अपनी ढाल बनाती है। वो कहती है, हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, बीए पास किया है, मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई पाप नहीं किया और न ही आपके बेटे की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। बस इस एक बयान के बाद तो माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। गोपाल प्रसाद आग बबूला हो जाते हैं, रामस्वरूप पर धोखा देने का आरोप लगाते हैं और अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकल रहे होते हैं, उमा अपना आखिरी और सबसे तीखा वार करती है। वो कहती है,
घर जाकर जरा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। तो अब आते हैं इस नाटक के टाइटल पर। रीढ़ की हड्डी का पहला यानी लिटरल मतलब तो हमारी पीठ की हड्डी ही है। याद है शुरू में बताया गया था कि शंकर की कमर झुकी हुई है, तो ये एक इशारा था उसकी कमजोर शारीरिक बनावट की तरफ। लेकिन इस टाइटल का असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हम आम भाषा में भी कहते हैं ना कि उस इंसान में बैकबोन नहीं है। इसका मतलब होता है हिम्मत, कैरेक्टर की मजबूती और आत्मसम्मान। उमा अपने आखिरी डायलॉग से असल में शंकर के चरित्र पर सवाल उठाती है कि क्या उसमें इतनी भी हिम्मत है कि वो अपने फैसलों पर खुद खड़ा हो सके। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में रीढ़ की हड्डी किसके पास नहीं है, उस औरत के पास जो अपने सम्मान और विचारों के लिए आवाज उठाती है, या उस आदमी के पास जिसका अपना कोई वजूद ही नहीं है।